नमस्ते दोस्तों। हिंदी दर्पण में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय वर्ष कला के अंतर्गत काव्य शास्त्र के पेपर में काव्य की परिभाषाएं ये महत्वपूर्ण इकाई अभ्यासक्रम में है। और दोस्तों, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ धनाजी नाना महाविद्यालय फैजपुर से डॉक्टर कल्पना पाटिल। काव्य तथा साहित्य किसे कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साहित्य शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर के विकल्प के रूप में भी लिया जाता है। बोलचाल की भाषा में इसका सामान्य अर्थ है छपी हुई पर्ची, पुस्तक। मराठी की बात जहां तक करूं, मराठी में साहित्य का अर्थ वस्तु या चीज होता है, परंतु यहाँ इसका अर्थ अक्षरों में व्यक्त या छपा हुआ लेते हैं। अर्थात जिस वस्तु के द्वारा शब्दों में ज्ञान का बोध और भाव की अनुभूति हो, वह साहित्य है। दोस्तों, साहित्य की दूसरी परिभाषा इस प्रकार है, जहां शब्द और अर्थ, भाव और विचार का परस्पर सहभाव हो, वही साहित्य है। शब्द और अर्थ, ध्यान में लो, वर्णों से शब्द बनता है। म, क, ल ये 3 वर्ण हैं, लेकिन यदि मकल कहा तो कोई अर्थ का बोध नहीं होता। लेकिन यही यदि कमल कहा तो एक पुष्प का बोध, एक फूल का बोध हमें होता है। इसीलिए शब्द और अर्थ, भाव और विचार, इनका परस्पर सहभाव जहां होता है दोस्तों, वही साहित्य है। यह अंग्रेजी के लिटरेचर का अर्थ है। लिटरेचर शब्द वैसे लेटर धातु से बना है, जिसका अर्थ है अक्षर। साहित्य शब्द की और एक व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई जाती है, स अधिक हित, अर्थात हित के साथ। हितकारक जो है वह साहित्य है। साहित्य हमेशा श्रोता, वक्ता, पाठक, कवि, लेखक सभी का भी हित करता है। इसलिए साहित्य की यह एक महत्वपूर्ण व्युत्पत्ति है। साहित्य में केवल शब्द और अर्थ नहीं होता दोस्तों, इसलिए विद्वानों ने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति स अधिक हित मानी। आचार्य भामह, राजशेखर, वामन, कुंतक आदि ने साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, मैं हिंदी की जहां तक बात करूं, हिंदी के 4 काल है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मान्यता के अनुसार यदि हिंदी साहित्य का आदिकाल हम 1050 से मानते हैं,
वहां से रीतिकाल तक अर्थात लगभग 1900 तक साहित्य में काव्य ही लिखा गया। इसलिए साहित्य और काव्य एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। भारतेंदु के जन्म के बाद 1850 के आसपास के बाद ज्यादातर साहित्य में गद्य में प्रचुर मात्रा में लेखन हुआ। इसलिए हिंदी में भी साहित्य के लिए काव्य, यही साहित्य के पहले तीन कालों में हम देखते हैं। और साहित्य की एक परिभाषा सुनो दोस्तों, सहितस्य भाव साहित्यम, अर्थात सहित होने का भाव। अब सहित होने का अर्थ क्या है दोस्तों? सहित होने का अर्थ है साथ होना। अब साथ होता है, लेकिन साथ सभी का हितकारक होता है क्या? कभी कभी कई साथ अहितकारक भी होते हैं, लेकिन साहित्य का साथ हित के साथ होता है। जो अपने साथ दूसरों का भी हित करे वह साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा गया, जो हित करता है। साहित्य को वाङ्मय तथा काव्य भी कहा गया। फारसी और उर्दू में साहित्य को अदब कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण है परिभाषाएं। संस्कृत की परिभाषाओं का पहले हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि संस्कृत यह भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत के विद्वान साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा पर विस्तार से विचार किया दोस्तों। और दोष रहितता काव्य का कोई लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कृति दोस्तों पूर्ण दोष रहित नहीं हो सकती। और किसी कृति में दोष आ जाने से वह काव्य की उत्तमता समाप्त नहीं होती। गुण और अलंकार भी काव्य के लक्षण नहीं हो सकते। और इन्हीं बातों को ध्यान में लेकर आचार्य विश्वनाथ ने कहा, वाक्यम रसात्मक काव्यम। इस परिभाषा से हमें ज्ञात होता है कि रसपूर्ण वाक्य काव्य है, रस युक्त वाक्य काव्य है। काव्य में रस का होना अत्यावश्यक है। रस का अर्थ क्या है दोस्तों? रस अर्थात आनंद। काव्य का अस्तित्व ही रस के कारण होता है, और इसी बिंदु पर वह ज्ञान और विज्ञान से अलग होता है। साथ ही इससे काव्य की सृजन प्रक्रिया का भी ज्ञान होता है, क्योंकि रस का संबंध स्थायी, संचारी और अनुभवों से होता है दोस्तों। और इनसे संपृक्त आनंद ही रस कहलाता है। इसीलिए जब किसी अनुकृति से संवेदनशील हृदय आंदोलित हो जाता है, तभी शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने लगता है। दूसरी ओर सहृदय सामाजिक शब्दों को पढ़ सुनकर अपने हृदय में स्थायी और संचारी भावों को जागृत करता है, और उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की। रस गंगाधर के माध्यम से
पंडित राज जगन्नाथ आते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा की, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य है। अब रमणी कौन सा? रमणीय यानी सौंदर्यशाली। रमणीयता काव्य का अनिवार्य धर्म है और रहेगा दोस्तों। और यह रमणीयता किसकी हो सकती है? यह हृदय की भी हो सकती है, यह बुद्धि की भी हो सकती है। चमत्कार में भी रमणीयता के संपादन की क्षमता होती है। इस प्रकार के रमणीय अर्थ प्रदान करने वाले जो विशेष शब्द होते हैं वे अपने आप दोस्तों काव्य में समाविष्ट हो जाते हैं, फिर चाहे वह चमत्कार, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि किसी के भी द्वारा प्रतिपादित क्यों न हो। तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामह की। आचार्य भामह ने काव्य की परिभाषा की, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है। इस परिभाषा को लेकर भी दोस्तों विद्वानों में दो मत है। एक वर्ग इसे अति व्याप्ति के दोष से युक्त मानता है, तो दूसरा वर्ग इसे व्यापक परिभाषा मानता है। व्यापक इस अर्थ में दोस्तों कि काव्य में केवल शब्दों का महत्व नहीं होता, बल्कि अर्थ का भी महत्व होता है। इस प्रकार भामह ने अंतरंग और बहिरंग पक्ष दोनों का समन्वय वे कर देते हैं। शब्द और अर्थ का सहभाव वैसे तो शास्त्र और लोक व्यवहार में भी होता है दोस्तों, किंतु भामह ने यही कहा कि शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है। काव्य की दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है अंग्रेजी की परिभाषा। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य की परिभाषा है दोस्तों वह सीधे सीधे नहीं दी है, बल्कि उन्होंने काव्य सर्जना जो थी उसके विशिष्ट तत्वों को ध्यान में रखकर उसे परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न काव्य लक्षणों में कोई एक तत्व प्रधान हो गया है और अन्य गौण हो गए हैं, इसका पूरा अध्ययन किया और फिर काव्य की परिभाषा दी। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं, पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है। काव्य जीवन की आलोचना करता है दोस्तों, जीवन संबंधी गुण दोषों को दिखाते हुए दोषों को खत्म करने की प्रेरणा देता है, परंतु यह तो काव्य का सामान्य प्रयोजन है, इसका खास उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे, आलोचना सदैव सम्यक और लाभदायी होगी ऐसा नहीं। आप देखते हैं कि कई बार आलोचना दुखदायी भी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है कॉलरिज की। कॉलरिज ने कहा, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। शब्दों का सुंदर पदक्रम काव्य है। सर्वोत्तम शब्द के सर्वोत्तम विधान को काव्य कहा। अब दोस्तों यह सवाल आता है कि सर्वोत्तम शब्द कौन से? सुवर्ण, सौंदर्य, स्वर्ग,
बगीचा, इन शब्दों को हम सुंदर कहेंगे तो मृत्यु, दुख, इनको क्या बुरा कहेंगे? इसलिए सुंदर शब्द कौन से, ये भी विद्वानों में इस पर भी बहुत विवाद है दोस्तों कि सुंदर शब्द किसे कहेंगे, बेस्ट वर्ड कौन से। और इस बेस्ट वर्ड को कॉलरीज ने माना कि श्रोताओं के दिलों को छू लेने वाले सुंदर शब्द यानी काव्य है। प्रसिद्ध कवि, अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ ने कहा, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। काव्य उत्कट भावनाओं का सहज उद्रेक है। भावानुभूति एवं अभिव्यक्ति को इसमें उन्होंने महत्व दिया। जीवन की किसी अनुभूति से कवि का हृदय आंदोलित हो जाता है, उसमें भाव तरंगे जागृत होती है दोस्तों, परंतु ठीक उसी समय वे भाव शब्द रूप धारण नहीं करते, बल्कि ये भाव तरंगे स्मृति कोश में संग्रहित हो जाती है और फुर्सत के समय में ये स्मृत भाव जागृत होते हैं, जगते हैं और शब्द रूप धारण कर काव्य रूप में ढलते हैं। सहृदय पाठक इन शब्द रूप भावों को पढ़कर या सुनकर वैसी ही अनुभूति पाता है जैसे कवि ने अनुभूत की। तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है काव्य की हिंदी की परिभाषा है। आधुनिक विद्वानों की हिंदी की परिभाषा हम देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, जो प्रकृति के सुकुमार कवि है, उनका कथन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब परिपूर्ण क्षणों की वाणी, कौन से क्षण परिपूर्ण दोस्तों जिंदगी के, इसमें भी काफी विद्वानों में बहस है। कौन से क्षणों को अपूर्ण मानेंगे और कौन से क्षणों को परिपूर्ण मानेंगे। लेकिन पंत जी के शब्दों में कवि जब कविता लिखता है, क्योंकि कवि का कर्म है कविता लिखना, और जब वह कविता लिखता है तो वह पल उसके लिए परिपूर्ण है और उसी को उन्होंने कविता कहा। काव्य क्या करता है दोस्तों? काव्य हमारे जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव आदि को वाणी प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि काव्य सिर्फ सुख में लिखा जाता है, दुख में भी काव्य लिखा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी बेटी सरोज के मृत्यु पर सरोज स्मृति लिखा। तुलसीदास के बाहु में पीड़ा थी, उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। इसीलिए काव्य सिर्फ सुख के वक्त नहीं, सिर्फ उतार के वक्त नहीं या चढ़ाव के वक्त नहीं, दुख में भी साथ देता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने काव्य की परिभाषा की, काव्य जीवन की आलोचना है। जो मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा, काव्य जीवन की आलोचना करता है। काव्य के द्वारा जीवन की आलोचना ही होती है। हिंदी की प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता छायावाद की आधार स्तंभ महादेवी वर्मा, इन्होंने काव्य की परिभाषा में प्रस्तुत किया कि कविता कवि की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना सही होता है कि उससे वैसी ही भावनाएं
किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। कवि की भावनाओं का चित्रण महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण माना, और वह चित्रण कैसा कि इतना सही दोस्तों कि जो भावना कवि के हृदय में है वही भावना श्रोता के हृदय में आविर्भूत होती है। उसे उन्होंने काव्य या कविता कहा हुआ है। सार रूप में यदि कहना चाहूं दोस्तों तो काव्य या साहित्य की परिभाषा और कई आलोचकों ने अलग अलग शब्दों में प्रस्तुत की हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं तब वही शब्द कविता कहलाते हैं, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। सादगी, असलियत और जोश आदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना क्या है। अलग अलग आलोचकों ने अपने मतानुसार काव्य की परिभाषाओं को बांधने का काम किया, काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। और इस प्रकार साहित्य बुद्धि की सहायता से कल्पना के द्वारा भावों को अर्थवान शब्दों में रमणीय अभिव्यक्ति है। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने काव्य की परिभाषाओं का संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।